महिलाओं के यौन उत्पीड़न जैसे आरोप के बावजूद टीएमसी का छुट भैया नेता अभी तक फरार है। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। या तो शाहजहां शेख को किसी बड़े नेता का संरक्षण मिला हुआ है, या फिर वो किसी ऐसे मामले से जुड़ा हुआ है जिसमें उसका पकड़ा ना जाना जरूरी है। सवाल यही है कि केवल शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है। दरअसल शाहजहां शेख एक ऐसे घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से 16 जनवरी को ममता के एक करीबी मंत्री से उसका मंत्री पद छीन लिया गया था। पश्चिम बंगाल में कोविड महामारी के दौरान सरकारी राशन को गरीबों में बंटवाने के बजाय इसको खुले बाजार में बेचे जाने का घोटाला हुआ था। इस घोटाले को राशन वितरण घोटाला कहा गया, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। राशन वितरण घोटाले की जांच के दौरान ईडी की टीम ने एक बिजनेसमैन बकीबुर रहमान के ठिकानों पर छापेमारी की थी। करीब 2 दिन चली छापेमारी में उन्हें सरकारी दफ्तरों की मोहर वाले 100 दस्तावेज भी मिले थे। रहमान पर आरोप है कि उसने राशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले राशन को खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया था। रहमान के संबंध उस वक्त के खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मलिक से थे। ज्योति प्रिय मलिक को ममता बनर्जी का बहुत करीबी माना जाता है। ज्योति प्रिय मलिक ने रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी किया हुआ था। राशन वितरण घोटाले में ममता के करीबी मंत्री का कनेक्शन मिलने के बाद ईडी की जांच का दायरा और बढ़ गया। ईडी ने जांच और पूछताछ के बाद करीब 4 महीने पहले ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी को शक है कि राशन वितरण घोटाले के तार कई जगह फैले हुए हैं। इसमें कई नेता, मंत्रियों और बिजनेसमैन के नाम सामने आ सकते हैं। ईडी का मानना है कि शाहजहां शेख इस घोटाले के नए दायरे की कड़ी साबित हो सकता है। शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना जिले का राशन डिस्ट्रीब्यूटर है। ईडी को पता चला कि शाहजहां शेख भी राशन वितरण घोटाले में शामिल है और उसने इससे होने वाली कमाई बांग्लादेश के रास्ते दुबई भेजी है। बताया जा रहा है कि अब तक उसने करीब 2000 करोड़ रुपए बांग्लादेश के रास्ते दुबई पहुंचाए हैं। ईडी को शक है कि बंगाल के राशन वितरण घोटाले में 9 से 10,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश के रास्ते दुबई पहुंचाए गए हैं। शाहजहां शेख भी ज्योति प्रिय मलिक का करीबी है, जो ममता के खास मंत्री थे। शाहजहां शेख संदेश खाली में टीएमसी का कन्वेनर भी है। ज्योति प्रिय मलिक ही शाहजहां शेख को टीएमसी में लेकर आए थे। मलिक की लीडरशिप में ही शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में काम करता रहा है। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर छापेमारी के लिए गई थी, तब ईडी की टीम पर हमला हो गया था। शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा हुए इस हमले में कई लोगों को चोटें आई थी। शाहजहां शेख मौके का फायदा उठाकर भाग गया था। तभी से वो फरार चल रहा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। शाहजहां शेख के फरार होने के बाद संदेश खाली की वो महिलाएं जो अभी तक उसके डर से कुछ नहीं बोलती थी, उन्होंने 8 फरवरी से उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। महिलाओं ने शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद से हर दिन संदेश खाली पर देश की नजर बनी रही, क्योंकि 10 फरवरी को टीएमसी ने उत्तम सरदार को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। निलंबन के कुछ देर बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। संदेश खाली के आसपास धारा 144 लगा दी गई ताकि वहां हो रहा प्रदर्शन बंद हो जाए। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली के पीड़ितों से बात की। 13 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली। संदेश खाली के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म होने लगी। 14 फरवरी को बीजेपी नेताओं और पुलिस में संदेश खाली जाने को लेकर झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार घायल भी हो गए। राजनीति गर्म होती देखकर ममता बनर्जी ने 15 फरवरी को विधानसभा में कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है। कुछ वर्ष पहले यहां दंगे भी हुए थे। वो ये कहना चाहती थी कि आज के हालात की वजह राजनीति है। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে,
বিজেপির কর্মী কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। শুনুন, কারো কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে, যদি থাকে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে। আমাদের মহিলা টিম আছে ওখানে, পুলিশেরও একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। আগে তো আমাকে জানতে হবে ব্যাপারটা কি। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা বাসা আছে, 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। ममता बनर्जी कुछ भी कहें, लेकिन संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र से पिछले 2 बार से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार ही चुनकर भेजा गया है। टीएमसी नेता सुकुमार मेहता यहां से विधायक हैं। यही नहीं, संदेशखाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां की सांसद नुसरत जहां है, जो टीएमसी के टिकट पर ही जीती थी। यानी जिसे ममता बनर्जी आरएसएस का गढ़ बता रही हैं, उस क्षेत्र से विधायक भी टीएमसी का है और सांसद भी टीएमसी का ही है। 16 फरवरी को बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम संदेशखाली जाना चाहती थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। 17 फरवरी को बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मामले में डाली याचिका खारिज कर दी। उसने मणिपुर की तुलना संदेशखाली से करने को लेकर फटकार लगाई। 20 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने ममता सरकार के लिए कहा कि शाहजहां शेख इस समस्या की जड़ है। क्या उसकी गिरफ्तारी ना होना चौंकाने वाली बात नहीं है? 21 फरवरी को बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार संदेशखाली पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की। 22 फरवरी को संदेशखाली में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शाहजहां शेख के भाई के ठिकानों पर गांव वालों ने आगजनी की। ईडी की टीम पर हमला करवाकर भले ही शाहजहां शेख बचकर भाग गया, लेकिन उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला खुलने के बाद उसका बचना मुश्किल। राज्य का राशन घोटाला ममता सरकार पर दाग बना हुआ है। डर यह है कि शाहजहां शेख के जरिए ईडी ममता सरकार के कुछ और बड़े नामों पर शिकंजा कस सकती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां शेख फरार चल रहा है। दूसरी तरफ संदेशखाली की महिलाएं अपनी महिला मुख्यमंत्री से यौन उत्पीड़न की शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यानी शाहजहां शेख पर कार्रवाई करना ममता बनर्जी की मजबूरी बन गया है। अब ईडी ने शाहजहां शेख के करीबियों पर छापेमारी शुरू की। उसके खिलाफ एक और समन जारी करते हुए 29 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जी न्यूज़।